नमस्कार दोस्तों, ब्रेन्स वासविक का और एक ब्रांड न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग जाने थे। तो इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो तुम नहीं देखे हो तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछला वीडियो तुम पहले देख लो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट हम पहले पढ़ लें। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो। स्टेटमेंट ये कहते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज Q enclosed by the surface। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। अब क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है? क्लोज्ड सरफेस का मतलब है जस्ट लाइक सपोज पोटैटो, एनी रैंडम क्लोज्ड सरफेस, ओके। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर तुम चार्ज पार्टिकल्स Q1, Q2, Q3 इस तरह से चार्ज पार्टिकल्स को रख दिए हो, सही है। अब ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल्स को रखने से इस सरफेस में क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। उस फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई इज द फ्लक्स, ठीक है। अब फाई ई को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाई ई इक्वल टू टोटल सरफेस इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन को लगाकर एक रिंग दे देते हैं, इसको कहते हैं टोटल सरफेस इंटीग्रेशन। नीचे एस लिख देते हैं, एस फॉर सरफेस। तो ये है हमारा सरफेस, टोटल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन भी किए थे, इस वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं। ई डॉट डी एस इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस statement, equal to total charge enclosed by the surface। यहाँ पे टोटल जितना भी चार्ज इसके अंदर है ना, ये है Q टोटल का हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। टोटल चार्ज enclosed by the surface by epsilon नॉट। अब Q टोटल को हम लोग कैसे निकालेंगे? Q टोटल इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू द algebraic sum of the total charge enclosed by the surface, so that will be Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अभी सपोज एक चार्ज तुम ले लो जो कि ऑपोजिट साइन है, मतलब Q4 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ओके, माइनस Q4। सो क्या होगा यहाँ पे? माइनस Q4 आ जाएगा। हम बोले थे कि एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, तो एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। तो इस तरह से Q टोटल को निकालेंगे। सो टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होगा? Q टोटल बाई इप्सिलॉन नॉट। सो इस तरह से हम लोग इस थ्योरम का स्टेटमेंट को पढ़ लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करेंगे इसको? इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे कूलॉम्स लॉ से। अभी देखो ये क्या है? ये एक थ्योरम है, ओके। अब थ्योरम को हम हमेशा प्रूव कर सकते हैं, लॉ को हम प्रूव नहीं करते। कूलॉम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, इस सब लॉ को हम लोग प्रूव नहीं करते। मगर अगर ये एक थ्योरम है तो थ्योरम को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करके देखें कि कैसे इसका प्रूव होता है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? इसको मिटा देते हैं पहले। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेंगे कैसे प्रूव होता है। ये वाला थ्योरम तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। ये थ्योरम है, ये तो लॉ नहीं है। तो थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। थ्योरम प्रूव करने के लिए पहले तो हम एक पॉइंट चार्ज से शुरू करेंगे। पहले एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं और उसके बाहर कोई भी एक रैंडम सा शेप का एक सरफेस भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पॉइंट चार्ज Q है और ये सरफेस है, रैंडम सा सरफेस है S, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले लिए? एक एलिमेंट्री सरफेस DS ले लिए, ठीक है। एलिमेंट्री सरफेस है DS,
सही है। अब क्या होगा, इस Q चार्ज के लिए इस ds में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके लिए क्या रेडियस वेक्टर r लगेगा हमें, r इज द रेडियस वेक्टर फ्रॉम Q टू ds। तो यहां पे ds में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड at ds ड्यू टू Q चार्ज क्या होगा, ds क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज क्या है Q, डिस्टेंस क्या है R, सो R² आ जाएगा। सही है। वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे r लगा दिया। r मतलब यहाँ पे r एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर r मतलब क्या हुआ, रेडियस वेक्टर, ठीक है, जो कि आउटवर्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या लिख देते हैं, एक सरफेस ds का भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे सरफेस का एक डायरेक्शन है। अब सरफेस का डायरेक्शन है तो सरफेस का एक मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, एक कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हम लोग बोले थे, यहाँ पे भी देख लो कि ये है तुम्हारा ds, हम बड़ा करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये है तुम्हारा सरफेस ds, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ds मतलब अमाउंट ऑफ सरफेस। और इसका नॉर्मल किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस। तो अगर ये मेरा एक सरफेस है, तो ये व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है, तो यहाँ पे हम लोग ये पेन से हम लोग इसका नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डायरेक्शन पे जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो n आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्लक्स फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डी फाई विल बी डी फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई ई विल बी क्या होगा, ई डॉट डी एस, दोनों का दोनों वेक्टर होगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या होगा देख लो, 1/4πε0 आ गया, Q चार्ज बाई r², ये भी आ गया, ठीक है। ये D हम लोग यहाँ पे लिख दिए, सॉरी E हम लोग यहाँ पे लिख दिए, r जो है r यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के साथ, ठीक है। तो r डॉट ds को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ds cos थीटा। अब ds cos थीटा क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में एंगल जो r वेक्टर और n वेक्टर, इन दोनों का बीच में एंगल अगर थीटा है तो ds cos थीटा इस ds सरफेस का r की डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देख लो क्या होता है एक बार, ये है तुम्हारा सरफेस जो ds वाला जो वेक्टर था, और ये है तुम्हारा r इस डायरेक्शन में काम करता है। अब इन दोनों का एंगल है थीटा, तो तुम्हें इस ds वेक्टर का r के डायरेक्शन पे कंपोनेंट निकालना है, तो तुम क्या करोगे, तुम जस्ट ds cos थीटा लिखोगे। कॉस कंपोनेंट निकालते हैं हम लोग, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। तो r की डायरेक्शन पे ds का कंपोनेंट क्या आएगा, ds cos थीटा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ds cos थीटा लिख देते हैं। तो फिर देखो क्या आता है यहाँ पे, सो डी फाई इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पे आएगा ds cos थीटा।
आ गया बात समझ में? अब हम लोग पिछले वीडियो में ओमेगा का कॉन्सेप्ट हम मालूम किए थे, मतलब क्या, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है देख लो, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई दरकार नहीं है, इसको मिटा देते हैं। सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू क्या है? डी ओमेगा इक्वल टू है सरफेस डी एस इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है डी ओमेगा, इसको याद कर लो, लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे। अब क्या होगा, 1/4πε0 क्यू को अलग से लिखते हैं, इसको एक पार्ट में लिखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या लिखते हैं, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या आएगा, ये डी ओमेगा आएगा, याद करो। तो फिर यहाँ पे क्या आया, क्यू बाई 4πε0 डी ओमेगा, ये आएगा टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब डी फाई इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 इंटू डी ओमेगा, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, डी फाई को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तुम्हें किस फॉर्म में चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में चाहिए, तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट कर लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे अगर डी फाई को तुम लिखते हो तो फिर क्या आता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्या आएगा, तो क्यू बाई 4πε0 डी ओमेगा। अब क्यू बाई 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट किधर जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएगा, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई 4πε0 टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इस टोटल डी ओमेगा का वैल्यू क्या है, मतलब टोटल सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, याद करो, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, इसका वैल्यू होगा 4π। एक टोटल सरफेस के लिए, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, 4π सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 इंटू 4π। अब 4π क्या होगा, कट जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई ε0। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। मगर ये किसके लिए है, एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ये प्रूफ कर लिए। मगर गॉसेस थ्योरम तो था, बहुत सारा चार्ज अगर रहे तब भी ये प्रूफ थ्योरम अप्लाई हो सकता था। तो फिर देखो कैसा होता है, यहाँ पे ये जो प्रूफ हम किए, ये प्रूफ एक सिंगल सा पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए हम लोग किए, एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये फ्लक्स फाई ई जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर लिए कि एक चार्ज नहीं, यहाँ पे बहुत सारा, ढेर सारा चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे रखो Q1, फिर रखो Q2, फिर रखो Q3, फिर रखो Q4, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल तुम रख दो, Qn तक तुम रख दो, तुम्हारा मर्जी। अब फाई ई इक्वल टू टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा, फाई E1 प्लस फाई E2, फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस फाई E4, सो इस तरह से फाई En तक आएगा। क्यों होगा ये सम, क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए सम हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि Q1/ε0 प्लस Q2/ε0
प्लस Q3/ε0, यहाँ पे डॉट 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 Qn/ε0। तो मतलब क्या हुआ, 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सही है कि गलत बताओ, समझ में आ गया? तो इस तरह से ये गॉस थ्योरम हम लोग प्रूव कर लिए। ठीक है, अब बात आता है कि अगर कोई भी चार्ज है जो इस क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, बात को समझो, फ्लक्स तो आएगा। अगर बाहर पे भी हम चार्ज रख दे, इस क्लोज सरफेस के बाहर पे भी चार्ज रख दे, तब भी जाकर यहां पे फ्लक्स आएगा। तो क्या उसके लिए कोई क्यू कंसिडर नहीं करना है? देखो सिचुएशन को, देखो कैसे होता है। इसको मिटा देते हैं। अब बात ये आता है कि अगर चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नहीं है, बाहर कहीं है, तो फिर क्या होगा? मतलब क्या? मतलब ये हो गया हमारा क्लोज्ड सरफेस, एक पोटैटो की तरह। और चार्ज कहाँ है? चार्ज यहां बाहर कहीं है, एक पॉइंट चार्ज। तो फिर हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं DS1, और यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं। वो हो गया हमारा R1 डिस्टेंस। तो फिर वहां पे क्या सॉलिड एंगल क्रिएट होगा? सॉलिड एंगल होगा DS1 cos θ1 by R1 square, जहां पे θ1 इज द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड R। ये एंगल हो गया θ1। ठीक है, और यहां पे और एक एंगल सरफेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, वो नाम देते हैं DS2। सही है। अब dω2 क्या होगा? यहां पे S2 सरफेस के लिए कितना सॉलिड एंगल क्रिएट होगा? वो हो गया हमारा DS2 cos θ2 by R2 स्क्वायर। तो अगर हम यहां से यहां तक एक सेम सॉलिड एंगल का जो वैल्यू है वो कंसिडर कर ले, तो क्या होगा? dω1 इक्वल टू dω2। इस बात को ठीक तरह से समझो। देखो क्या है कि यहां पे एक कोन है, ओके, यहां पे एक कोन, वो आइसक्रीम वाला कोन है। ठीक है, तो यहां पे है DS1 हमारा, और यहां पे है DS2। तो दोनों सरफेस अलग है, एंगल भी अलग है, मगर यहाँ पे जो कोन क्रिएट होता है वो कोन तो सेम है ना। ये कोन, जहां पे ये जो कोन होता है, वो कोन का वैल्यू तो सेम है। तो इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि dω1 इक्वल टू dω2। अगर ये सेम है, तब जाकर हमारा जो d∅1 क्या आएगा? d∅1 इक्वल टू टोटल चार्ज बाई 4πε0 इंटू dω1। अब यहां पे दूसरे के लिए, मतलब इसके लिए कितना फ्लक्स आएगा? यहां पे देखो, टोटल चार्ज बाई 4πε, और यहां पे माइनस dω2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आउटवर्ड है, फील्ड एक तरफ है और जो सरफेस है वो भी एक ही तरफ है। मगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सरफेस है लेफ्ट और फील्ड है राइट की तरफ। सरफेस है लेफ्ट की तरफ और फील्ड है राइट की तरफ, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। सही है। अब जब ये दो चीज इक्वल होता है तो टोटल फ्लक्स d∅ इक्वल टू क्या होगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दो चीज इक्वल है, सेम है।
विद रिवर्स साइन, तब जगह क्या होगा, हम लोग टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, बाहर कहीं भी है, तब जाकर तुम्हें उस चार्ज को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ अंदर वाला चार्ज को ही तुम्हें कंसिडर करना है। आया बात समझ में? अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है, ये वाला जो क्लोज सरफेस के बारे में हम लोग बोल रहे हैं ना, इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। अब जो है हम लोग ये जान लेंगे कि गॉसियन सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने से 4 ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अगर तुम मानना नहीं चाहते तब जाकर तुम गॉसियन सरफेस नहीं कंसीडर कर सकते। पहला वाला प्रॉपर्टी है, इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। मतलब अगर तुम एक ओपन सरफेस ले रहे हो तो फिर जाकर तुम उसको गॉसियन सरफेस नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब if you take full of the watermelon then it's a Gaussian surface, but if you take half of the watermelon then it's not a Gaussian surface. Is that clear? Next, the Gaussian surface should pass through a point where the electric field is to be calculated. ये वाला जो नंबर 2 है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, मतलब गॉसियन सरफेस तुम्हें इस तरह का पॉइंट से जाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस को, जहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हो। अब इस गॉस थ्योरम का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों हम लोग इस तरह का गॉसियन सरफेस पढ़ रहे हैं? क्योंकि गॉस थ्योरम का पढ़ने का एक ही मतलब है कि ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़े किसी पॉइंट में। तो गॉसेस थ्योरम से हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं, इसलिए गॉसियन सरफेस को इस तरह का एक पॉइंट से जाना पड़ेगा जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो वी शुड कंसीडर द गॉसियन सरफेस एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। नंबर 3 क्या है, द सरफेस मस्ट हैव अ शेप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द सोर्स। ये सिमेट्री ऑफ द सोर्स बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गॉसियन सरफेस तुम कंसीडर करते हो मगर उस गॉसियन सरफेस में कोई सिमेट्री नहीं है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही कोई सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री का मतलब क्या है तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एक स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लाइन्स ऑफ फोर्स किस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख पाता है कि एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिमेट्री है, यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है। अभी सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी हो सकता है, स्फेरिकल सिमेट्री हो सकता है, प्लेनर सिमेट्री हो सकता है। डिफाइंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइंड टाइप ऑफ सिमेट्री हम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो अगर सिमेट्री नहीं है तो फिर गॉस थ्योरम तो अप्लाई होगा वहां पे, मगर वो हमें कोई काम का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो इंटीग्रेशन है, लास्ट स्टेप में जो इंटीग्रेशन के आकर हमें रुक गए, वहीं पे रुक जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कब करेंगे, जब सिमेट्री है, तब जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थ्रू आउट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, तब जाकर हम उसको बाहर कर सकते हैं। ये जब एप्लीकेशन का वीडियो आएगा नंबर 3 वाला, वहां पे तुम लोग देखोगे कि सिमेट्री को लगा के हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। ये वाला जो चीज है, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम तुम अप्लाई कर सकते हो, मगर ये मालूम रखना पड़ेगा कि गॉसियन जो सरफेस है वो कोई डिस्क्रीट चार्ज से क्रॉस नहीं करेगा। मतलब क्या,
मतलब ये है कि अगर तुम मानो कि यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट है, तुम गॉसियन सरफेस को इस तरह से कंसीडर करते हो, अगर यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस कभी भी तुम्हारा गॉसियन सरफेस नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि दैट सरफेस enclose or that surface contains a discrete charge। तो ये वाला 4 कैरेक्टरिस्टिक, 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा अगर तुम गॉसियन थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हो, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना चाहते हो। समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस गॉसियन थ्योरम को अप्लाई करके डिफाइंड टाइप ऑफ सिमेट्री को यूज करके ये गॉसियन थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और तीसरा वीडियो में ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो आई होप कि सेकेंड पार्ट में जो कुछ भी हम पढ़ाए तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बैक करके देखो, रिवाइंड करके देखो, आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड प्लीज वॉच द थर्ड वीडियो टू लर्न द एप्लीकेशन पार्ट। टेक केयर, टाटा।